साइंस के अंदर जो है हमने कल जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल जो थी उसके बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। आज हम अलग अलग ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम समझने के लिए सबसे पहले देखो इस डायग्राम को समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव जो होता है, डाइजेशन जो होता है फूड का, वो कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर जो है वो खत्म होता है, और कौन से पोर्शन में जो किस तरह से इसका डाइजेशन होता है। तो सबसे पहले देखो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन की पाचन जो है वो सबसे पहले कहाँ शुरुआत होती है उसकी, तो मुख के अंदर जो है वो उसका पाचन होना शुरू हो जाता है। लार पाई जाती है मुख के अंदर, जो क्या करती है जो खाना हम खाते हैं उसको क्या करती है, सॉफ्ट बनाती है। सॉफ्ट, तो माउथ के अंदर ये जो लार पाई जाती है वो किसके कारण आती है, सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसके अंदर देखो इसके अंदर दो तरह के एंजाइम होते हैं, टाइलिन है और एमाइलेज एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं उस खाने को जो है वो सॉफ्ट बनाते हैं या उसके अंदर स्टार्च ऐड कर देते हैं। कभी ये जैसे अगर आप रोटी का टुकड़ा सूखा अगर खाकर देखते हो, उसे काफी देर तक अगर मुंह में चबाते हो, तो वो उसमें क्या हो जाता है, लार मिक्स होकर वो हल्का सा मीठा स्वाद उसका आने लग जाता है, क्योंकि उसमें क्या हो जाती है, स्टार्च जो होती है वो ऐड हो जाती है, जिसकी वजह से वो मीठा हो जाता है। उसके बाद ये जाती है ईसोफेगस में। ईसोफेगस यानी कि आहार नाल होती है, ठीक है। आहार नाल के बाद ये कहाँ जाएगी, स्टमक में। स्टमक में HCl होता है, जो HCl क्या करता है, इस खाने को क्या करता है, लिक्विड में चेंज करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो कि क्या करता है, इसको लिक्विड में चेंज करता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आहार जो जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें से पाचन कौन से हिस्से में नहीं होता है, तो ईसोफेगस यानी कि आहार नाल में पाचन नहीं होता है। आहार नाल में केवल और केवल खाने को जो है वो उसको स्टमक तक पहुंचाने का काम करता है। माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ईसोफेगस करता है, जो इतनी लंबी आहार नाल होती है, जो कि हमारे गले से लेकर नीचे स्टमक तक होती है। स्टमक के बाद कहाँ जाता है ये खाना, जाता है सबसे पहले जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। जो बीच वाली येलो वाली दिख रही है ना, पहले इसमें जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है नाम से जरूर स्मॉल है, लेकिन ये सबसे लंबी होती है, ठीक है। 4.5 या 5 मीटर तक लंबी होती है, ये इतनी लंबी होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, खाना धीरे धीरे जैसे जैसे जाता है, तो क्या होता है, जैसे अगर आप जैसे बैलून होता है, बैलून के अंदर क्या करते हो, एक तरफ से हवा प्रेस करें, उसके बाद एक तरफ से आप दबा दोगे तो ठीक है, हवा आगे चली जाती है, फिर दोबारा फिर दबाओगे बीच में, तो इसी तरह से इसके अंदर क्रमाकुंचन की गति होती है। खाना जो होता है धीरे धीरे जो होता है वो डाइजेस्ट होता हुआ यहीं पर क्या होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम शुरू हो जाता है, डाइजेशन का काम शुरू हो जाता है। यहाँ से जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ देखोगे आप तो ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है। यहाँ पर ये पिंक कलर की कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जब इसके साथ जुड़ती है तो यहाँ पर देखो अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स मैंने आपको बताया था ये सेल्यूलोज के पाचन के लिए होती है। जो लोग कच्ची चीजें ज्यादा खाते हैं ना, जैसे पत्ते वाली चीजें जो कच्ची खाते हैं, ठीक है, पहले के टाइम में जैसे आदि मानव था तो वो क्या करता था, पकाकर नहीं खाते थे, तो उस समय जो थी ये वर्क करती थी अपेंडिक्स। आज के समय में हम सब चीज क्या करते हैं, कुक करके खाते हैं, पकाकर खाते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कई बार अगर खाना इसके अंदर चला जाता है या मतलब अगर रह जाता है तो किसी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, इसे वहां से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका अपनी बॉडी पार्ट से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो। उसके बाद क्या होता है, सबसे ज्यादा अवशोषित का काम यानी कि ऑब्जर्वेशन का काम जो होता है वो इंटेस्टाइन करती है। कौन सी, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये थोड़ी उससे कम लंबी होती है, 1.5 मीटर के आसपास होती है, ठीक है, और चौड़ाई में थोड़ी सी क्या होती है, मोटी होती है। तो यहाँ पर किसका ऑब्जर्वेशन होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन जितना भी होता है यहाँ से कर लिया जाता है। उसके बाद जो है वो एनस के थ्रू जो है वो यहाँ पर रेक्टम में जो है वो वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है वो यहाँ पर इकट्ठा होता है, एनस के थ्रू जो उसको बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। लीवर में क्या होता है, लीवर के थ्रू जो है वो जितना भी आपका खाना जो होता है उसको डाइजेशन के काम के लिए जो है यहाँ से कई तरह के जो होते हैं एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं लीवर से। बाइल जूस है जैसे, तो वो क्या करते हैं, इस खाने के अंदर मिक्स होकर जो है वो उसको ग्लाइकोजन के रूप में चेंज करते हैं। तो वो ग्लाइकोजन के रूप में चेंज होने के बाद क्या होता है कि लीवर में वो इकट्ठा रहता है। और जो बाइल जूस लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है वो कहाँ इकट्ठा होता है, वो गैल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, और गैल ब्लैडर के थ्रू ये कहाँ जाता है, पेनक्रियास में जाता है, ठीक है। तो वो जो बाइल जूस होता है वही क्या करता है, जैसे आप पित्त बोल सकते हो, पित्त जो होता है, या इसको आप पित्त की थैली इसको बोला जाता है हिंदी में, गैल ब्लैडर को। तो इसमें भी क्या होता है, कई बार क्या होता है जैसे पत्थरी या ये स्टोन्स वगैरह इकट्ठी हो जाती है, तो इसको भी रिमूव कर दिया जाता है। इसको रिमूव करने के बाद क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाता है, तो आप ज्यादा हैवी फूड वगैरह जो है वो नहीं ले पाते हैं अपन।
तो इसका गैल ब्लैडर का वर्क होता है, ये भी क्या करती है, पाचन के अंदर ही हमारी हेल्प करती है। और बाकी जो खाना होता है वो कहाँ स्टोर होता है, लीवर के अंदर स्टोर होता है। और हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड्स होती है लीवर, ठीक है। अगर ग्लैंड पूछी जाती है सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, तो वो कौन सी है, लीवर है। और अगर आपसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पूछी जाती है सबसे बड़ी कौन सी होती है, वो थायराइड होती है, जो कि गले में होती है, यहाँ पर एच आकार की होती है। वो हम सब ग्लैंड्स के अंदर पढ़ लेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे उनको। तो ये सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस था। तो अगर इसकी थ्योरी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, जटिल पोषक तत्वों को सरल पोषक तत्वों में बदलना, ठीक है। जब हम उनको अपनी बॉडी के अंदर भेजते हैं, ठीक है, जब स्टमक में जब वो जाता है खाना, तो वो कैसे होते हैं, जटिल, यानी कि बहुत ज्यादा जो है कॉन्जिकेटेड होते हैं। उनको वापस वहां पर कौन चेंज करता है, वहां पर कई तरह के एंजाइम होते हैं, कई तरह के जूस होते हैं, जो क्या करते हैं, उसको चेंज करते हैं, किसमें, सिंपल न्यूट्रिएंट्स में चेंज कर देते हैं, जो बाद में क्या होता है, ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। सरल पोषक तत्वों में बदलना पाचन कहलाता है। मनुष्य में भोजन के पाचन के आहार नाल पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल भी कहा जाता है। आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल हो सकता है, हिंदी में ही एलिमेंट्री कैनाल आ जाए। तो देखो इसका जो सिस्टम है, सबसे पहले माउथ, फिर ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस, फिर उसके बाद अमाशय है, फिर छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, और लास्ट में आता है रेक्टम और फिर एनस। अपन को केवल डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस बड़ी आंत तक चलती है, ठीक है। फिर है मुख गुहा, आहार नाल का प्रथम भाग कहलाता है। आहार नाल स्टार्ट हो जाती है कहाँ से, अपने मुख से शुरू हो जाती है। मुख गुहा में दांत व जीभ तथा ऊपर की ओर कठोर तालू होते हैं, पैलेट बोला जाता है ना, जो अगर आप टंग को ऊपर की तरफ टच करके देखोगे तो एक कठोर भाग आपको फील होता है, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, वो पैलेट कहलाता है, यानी कि तालू होता है, जो क्या करता है, ये जो नोजल कैविटी और बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी यानी कि अपना माउथ, और नोजल कैविटी यानी कि नोज, इन दोनों को अलग करने का काम करता है पैलेट, तालू जिसको कहा जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है टीथ, दांत। दांत देखो 4 प्रकार के होते हैं, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। पितंक यानी कि इंसीजर, रत्नक, कैनिन्स, अग्र चवर्णक यानी कि प्री मॉलर्स, और चवर्णक होते हैं मॉलर्स। छोटे बच्चों में अगर दांत की संख्या पूछी जाती है तो केवल 20 होती है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, मिल्क टीथ या दूध के दांत कहते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो गिरते हैं और फिर वापिस आते हैं। फिर उसके बाद जो परमानेंट टीथ होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 32 होती है। परमानेंट की टीथ की संख्या कितनी है, 32 होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है, जो दांतों के ऊपर जो हिस्सा पाया जाता है ना व्हाइट कलर का, वो इनेमल जो होता है, वो क्या होता है, शरीर का सबसे कठोर भाग माना जाता है। क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, इनेमल, या कहाँ पाया जाता है, तो दांतों के ऊपर पाया जाता है। तो 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें से। फिर है मनुष्य का दंत सूत्र है, ये भी बहुत बार आया है, 21, 23 और 21, 23, यानी कि नीचे भी क्या है, इनकी संख्या दे रखी है, कैनिन्स की है, जैसे सामने वाले होते हैं। फिर उसके बाद कौन से आ जाएंगे, सीजर्स आ जाते हैं, और उसके बाद मॉलर्स है, फिर प्री मॉलर्स है। तो इस तरह से इनकी संख्या दे रखी है पूरी की पूरी। ये इसी तरह से होते हैं, 3 ऊपर है, 3 नीचे है, ठीक है। तो इसका सूत्र पूछा जाता है कई बार, हर एक का अलग अलग सूत्र होता है, ठीक है। जैसे हाथी का पूछा जाएगा तो उसका अलग होगा, ठीक है। अगर किसी और जानवर का पूछा जाता है, सबका अलग अलग होता है। इसी तरह से मनुष्य का दंत सूत्र कई बार पूछ लिया जाता है, तो 21, 23 और 21, 23 होगा अपॉन में। फिर जीभ है, जीभ क्या होती है, एक मसल्स अंग होती है, इसके अंदर कोई मतलब हड्डी नहीं होती है, एक मसल अंग होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब टेस्ट बर्ड्स का पूछ लिया जाता है, जैसे जीभ का आगे का भाग जो होता है वो कैसा होता है, वो मीठे के लिए होता है, उससे मीठे का पता चलता है। पीछे का भाग जो होता है वो कड़वा, ठीक है, बिल्कुल बिटर टेस्ट जो होता है, कड़वा टेस्ट होता है, उसके लिए होता है उसका पीछे का भाग। तो आगे का मीठा और पीछे का कड़वा। और जो साइड के जो भाग होते हैं, ठीक है, दोनों दाएं और बाएं तरफ जो होता है वो कौन सा होता है, नमकीन भाग के लिए पता चलता है उसका। तो इसमें कई बार पूछा जाता है कि जीभ का आगे का भाग जो है वो किस टेस्ट के लिए होता है, वो मीठे के लिए होता है, पीछे का कड़वे के लिए होता है। और पार्श्व भाग यानी कि आगे पीछे की तरफ जो भाग होते हैं, जो 2 भाग रह जाते हैं, वो किसके होते हैं, नमकीन का ज्ञान करते हैं। फिर मुख में पाचन, मुख में उपस्थित लार ग्रंथियों के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है। लार में टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी सीरीज के अंदर भी मैंने दिया हुआ है, और एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन है और एमाइलेज एंजाइम है। ये एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च को किसमें चेंज कर देते हैं, माल्टोज में चेंज कर देते हैं।
मुख में पीछे का भाग ग्रसनी यानी कि फेरिंक्स कहलाता है। मुख में पीछे का भाग जो होता है ना, अभी जैसे मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ तो उसके अंदर देखो पीछे का भाग होता है फेरिंक्स, यहाँ पर होता है फेरिंक्स, पीछे का भाग ये वाला जो भाग है ये फेरिंक्स होता है। ये क्या करता है, जैसे जो विंड पाइप है और फूड पाइप है, ठीक है, ये यहीं से जुड़ी हुई होती है, दोनों का भाग। कई बार जैसे आप नोज में दवाई डालते हो तो वो क्या होती है, मुंह में आ जाती है कई बार, है ना, तो वो फेरिंक्स जो होता है वो यहीं पर होता है, दोनों एक ही जगह पे खुलते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है विंड पाइप के ऊपर। यहाँ पर ही मान लो आप विंड पाइप है, ठीक है, तो इस विंड पाइप के ऊपर क्या होता है, एक ढक्कन लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई होती है, जो क्या करती है, जब अपन खाना खाते हैं ना तो उस समय क्या होती है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको सांस लेना या इसमें करो, लेकिन जब आप खाना निगल रहे हो ना वो उस समय के लिए सिर्फ बंद हो जाती है। लेकिन अगर कई बार जैसे खाना खाते समय क्या होता है, अपन को खांसी आ जाती है, तो खांसी इसी वजह से आती है कि खाने का छोटा सा कोई पार्टिकल होता है जो फूड पाइप में चला जाता है, जिसको वो बाहर निकालने के लिए क्या आती है, अपन को खांसी आती है, तो यहाँ पर फेरिंक्स होता है। जो भोजन के कणों को श्वास नली में जाने से एपिग्लॉटिस, जो ढक्कन की बात करें ना उसको कहा जाता है एपिग्लॉटिस, ठीक है, तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो उसको अंदर जाने से रोकता है, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर एक ग्रास नली यानी कि ईसोफेगस। ग्रास नली भोजन व पानी को आमाशय तक पहुंचाने का एक मार्ग होता है। इसमें पाचन नहीं होता है, ना ही इसमें कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ठीक है। हाँ, इसके अंदर जैसे चिपचिपी जरूर होती है, क्योंकि वो क्या होती है, खाने को नीचे तक लेकर जाती है, तो स्मूथ होनी बहुत जरूरी है, अगर रफ होगी तो खाना जाएगा नहीं, इसलिए वजह से वो स्मूथ होती है। तो इसके अंदर कोई पाचक ग्रंथियां या इस तरह की कोई चीज नहीं होती कि जिसकी वजह से भोजन का पाचन हो। फिर अमाशय है स्टमक। स्टमक के आप देखोगे तो इसके तीन भाग होते हैं, एक तो कार्डियक होता है, एक फंडिक होता है, एक पाइलोरिक होता है। इसके अलावा अमाशय की दीवारों में अब देखो, कार्डियक जो होता है ना, जहां से ओपन होता है अमाशय, जहां से जुड़ा हुआ होता है ये ग्रास नली से, वो तो कार्डियक होता है। बीच वाला भाग फंडिक होता है और लास्ट वाला पाइलोरिक होता है। देखो डायग्राम में, ये देखो यहाँ जब ये इसके साथ जुड़ रहा है ना, स्टमक के साथ, ये तो कार्डियक हो गया। ये जो बीच वाला भाग है फंडिक होता है, और जब ये इंटेस्टाइन के साथ यहाँ जुड़ जाता है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाता है, पाइलोरिक हो जाता है। तो ये तीन भाग होते हैं स्टमक के। अमाशय की दीवारों में अनेक ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिन्हें जठर ग्रंथियां कहा जाता है। जठर ग्रंथियां पूछ ली जाती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं, तो किसमें होंगी, अमाशय में, स्टमक में पाई जाती हैं। इन्हें, इनके द्वारा क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है जो कि HCl होता है। अमाशय में भोजन जो है वो क्या कहलाता है, काइम कहलाता है। जब भोजन जो है वो मुख से ग्रास नली और ग्रास नली से जब अमाशय में पहुंच जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो काइम कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होगा, HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, और इसके अलावा एक पेप्सिनोजन भी होता है। तो ये दो तरह के जूस होते हैं। HCl जो होता है ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, एसिड वैल्यू इसकी 1 होती है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है, जैसे कि इसको अगर ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है तो अपना जो अमाशय होता है उसके अंदर क्या होती है, कुछ तरह की श्लेष्मिक झिल्लियां पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, इससे अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट रखा जाता है, ताकि वो जो है वो सिर्फ भोजन पचाने का ही काम करे और कोई जो है वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं करे। तो इसकी वजह से क्या होती है, अमाशय में अंदर की तरफ क्या होती है, चारों तरफ कई तरह की झिल्लियां या श्लेष्मिक झिल्लियां पाई जाती हैं जो इसको प्रोटेक्ट करती है। HCl भोजन को जीवाणु रहित करता है, यानी कि बैक्टीरिया से मुक्त कर देता है। अगर आपके खाने के साथ कुछ बैक्टीरिया चले भी जाते हैं तो वो उनको क्या कर देता है, उनको खत्म कर देता है। गैस्ट्रिक जूस की pH वैल्यू 1.8 होती है। HCl के कारण क्या होता है, पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में चेंज हो जाता है और प्रोटीन का पाचन करता है। ये जो पेप्सिनोजन होता है ना वो पेप्सिन में चेंज हो जाएगा, और यही पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। अमाशय में इसके अलावा देखो रेनिन एंजाइम और म्यूकस ग्रंथियां भी पाई जाती है। जो म्यूकस ग्रंथियां ना, यही ग्रंथियां क्या करती हैं, वो श्लेष्मिक झिल्ली जो बनाती हैं, तो इसको क्या करती है, हार्मफुल इफेक्ट से बचाती हैं, तो HCl से, तो वही होती है म्यूकस ग्रंथियां। फिर आंत है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के देखो इसके दो भाग होते हैं, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसी होती है, लगभग जो होती है 6.5 मीटर या 4.5 मीटर के आसपास होती है, 4.5 से 6.5 मीटर के बीच में होती है ये, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होती है, चौड़ी होती है। इसके भी तीन भाग होते हैं, जहां ये क्या हो रही है, जहां ये अमाशय से जुड़ रही है वहां तो क्या होगा, डियोडिनम होगा,
ठीक है। बीच वाला भाग इसका जेजुनम कहलाता है, और जहां ये लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ती है वहां क्या हो जाएगा, इलियम हो जाएगा। तो डियोडिनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग होते हैं। जब ये अमाशय से जुड़ती है तो ये डियोडिनम होती है। जैसे अमाशय में हमने पढ़ा ना, तो जिस जैसे बीच वाला भाग उसका फंडिक था, तो इसी तरह से क्या होता है, जो इंटेस्टाइन का बीच वाला भाग होता है वो जेजुनम होता है, और इलियम कौन सा होता है, जब ये लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ती है, जब वो जॉइंट जुड़ती है ना दोनों आपस में, तो वो वाला भाग क्या होता है, वो इलियम होता है। तो भोजन का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में कि सबसे ज्यादा जो है भोजन का पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। अब छोटी आंत में पाचन कैसे होता है, जब भोजन अमाशय से छोटी आंत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले क्या होता है, यकृत, लीवर के द्वारा स्रावित पित्त रस जो होता है, बाइल जूस जो होता है ना, वो इसके अंदर छोटी आंत में प्रवेश करता है। यह पित्त रस वसा के साथ मिलकर इमल्सन यानी कि पायस बनाता है। जितनी भी वसा हम लोग लेते हैं, फैट लेते हैं, उसके साथ मिलकर क्या बनाएगा, इमल्सन या पायस बना लेता है, यानी इसके साथ मिक्स हो जाता है। वसा का पाचन जो है वो लाइपेज एंजाइम करता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि वसा का पाचन जो है किस एंजाइम के द्वारा किया जाता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। फिर देखो अग्नाशय से स्रावित अग्नाशय रस में, अब जो अग्नाशय के द्वारा यानी कि पेनक्रियाज के द्वारा जो रस स्रावित होता है उसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, लाइपेज, माल्टेज, ये एंजाइम पाए जाते हैं। फिर ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करेगा, प्रोटीन का पाचन करेगा। छोटी आंत तथा बड़ी आंत का जोड़ क्या कहलाता है, सीकम कहलाता है। इसके अलावा उसको क्या कहा जाता है, इलियम भी कहा जाता है। सीकम के आगे एक अंगूठेदार संरचना होती है, मैंने आपको दिखाई थी, इसको क्या कहा जाता है, अपेंडिक्स कहते हैं, जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, सेलुलोज का पाचन करना। गाय और भैंस वगैरह होती है, उनमें अपेंडिक्स का साइज बहुत बड़ा होता है। गाय और भैंस वगैरह होती है ना, तो इसमें अपेंडिक्स का साइज बहुत बड़ा होता है। कई बार आपने जैसे गाय है, भैंस, इनको जुगाली करते हुए देखा होगा। तो वो किस लिए करती है, वो ये क्या करती है, खाना एक साथ जो है वो पेट में ले जाती है, पूरा डाइजेस्ट नहीं होता है, उसके बाद वही खाना वापस इनके माउथ में आता है, जहां पर ये क्या करती हैं, उसको जुगाली करती है, और उसके बाद फिर से अंदर जाता है। तो इनके अंदर पाचन की प्रोसेस इस तरह से होती है। तभी वो एनी टाइम अगर आप देखोगे ना, खाना खाने के बाद क्या है, वो काफी देर तक जो है मुंह को चलाती रहती है, वो जुगाली करती है। तो वो इसी वजह से करती है क्योंकि उस समय उनके जो खाना जो पेट में पहुंचता है वो वापस से माउथ के अंदर आता है, जिससे क्या करती है, वो उसको डाइजेस्ट करती है। तो अपेंडिक्स का साइज जो होता है इसमें बहुत बड़ा होता है। बड़ी आंत के बारे में जो है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा उसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगी कि कौन कौन सी ग्लैंड्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कंप्लीट होती है, और किस किस ग्लैंड का क्या क्या वर्क होता है, और कौन से एंजाइम जो है उनके द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।